पिछले चैप्टर में हमने देखा कि फेंग वन ने अपना प्राइमेवल सी खोल दिया है और अब उसने गू मास्टर बनने की राह में अपना पहला कदम रख दिया है और उसका भाई भी एक ए ग्रेड का टैलेंट निकला है। अब अवेकनिंग सेरेमनी के एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां एकेडमी के एल्डर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके सामने लगभग 57 स्टूडेंट्स बैठे थे। वो कहते हैं ह्यूमंस सभी जीवों से ऊपर हैं और गू हेवन और अर्थ के एसेंस हैं। ये दुनिया गू से भरी हुई है। गू हर जगह है, मिट्टी में, हवा में, जहाँ तुम देख सकते हो वहाँ। इंसान जैसे जैसे विकसित हुआ उन्हें गू के बारे में और पता चला। जिन्होंने अपना प्राइमेवल सी खोला उन्होंने गू को रिफाइन करना सीखा। जो लोग गू को मैनिपुलेट, रिफाइन या फीड कर पाते हैं उन्हें हम गू मास्टर्स कहते हैं। और आप सभी ने अपने अपर्चर्स को खोल लिया है, तो टेक्निकली अब आप एक रैंक 1 गू मास्टर्स हो। इन बच्चों ने एक गू मास्टर्स के बारे में जितना सुना था वो बहुत मिस्टीरियस था। इस वजह से ये सब बच्चे उनकी बात को बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे। उन बच्चों में से एक बच्चा टीचर से सवाल पूछता है, एल्डर सर, आपने जो अभी बताया वो मुझे बचपन से पता है। प्लीज़ क्या आप गू मास्टर्स के रैंक के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? टीचर हाँ में सिर हिला के जवाब देते हैं। गू मास्टर्स की 9 रैंक्स होती हैं, रैंक 1 से रैंक 9। हर एक रैंक को 4 स्टेट्स या रेल्म्स में बांट सकते हैं। इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज और पीक स्टेज। और आप सब अभी इनिशियल स्टेज में हो। अगर आप सब अभी अच्छे से कल्टीवेशन करोगे तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी। और हाँ, आपका टैलेंट जितना अच्छा होगा उतना चांस है कि आप आगे प्रमोट होगे। जो डी रैंक के हैं उनके अपर्चर में 2 से 3 लेयर्स हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 2 में जा सकते हैं। और जो सी ग्रेड हैं उनके अपर्चर में भी 4 से 5 लेयर्स हैं। वो भी रैंक 2 तक ही जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें लोग रैंक 3 के इनिशियल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। वहीं बी ग्रेड टैलेंट में 6 से 7 लेयर्स होती हैं। ये लोग रैंक 3 तक तो जाते ही हैं, रैंक 4 पे भी जा सकते हैं। और वहीं ए ग्रेड टैलेंट का प्राइमेवल सी बहुत बड़ा होता है। इनके अपर्चर में 8 से 9 लेयर्स होती हैं। ये कुछ ऐसा टैलेंट है कि कल्टीवेशन के लिए ही बना है। इससे गू मास्टर रैंक 5 तक जा सकता है। जहाँ तक रैंक 6 और उसके ऊपर के गू मास्टर्स की बात है वो लेजेंड्स हैं। मुझे भी उनकी एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। गू यू क्लैन में रैंक 6 गू मास्टर नहीं आया है, लेकिन रैंक 4 और रैंक 5 आए हैं। सब लोग इस बात को पूरे ध्यान से सुन रहे थे और कुछ बच्चे फेंग जिंग की तरफ देख रहे थे। उन बच्चों की आंखें जलन से भरी थी। ये तो आम बात है कि सब उसी की तरफ देखेंगे, आखिर वो एक ए ग्रेड टैलेंट है। लेकिन कुछ बच्चे आखिरी रो की आखिरी सीट पे भी देख रहे थे। वहाँ अपना फेंग वन मज़े से सीट पे सो रहा था। बच्चे आपस में गॉसिप कर रहे थे। मैंने सुना है कि वो पूरी रात जाग के गांव के बाहर घूमता है। वो शायद वाइन पी के नशे में था। वो तो अच्छा है कि आसपास के जंगल में कोई जानवर नहीं है, वरना वो तो मर चुका होता अब तक। सारे स्टूडेंट्स फेंग वन की अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। सदमा सही में काफ़ी बड़ा है, जो कि जायज़ भी है। अगर कोई कई सालों तक एक जीनियस कहलाता है और आखिर में बस एक सी ग्रेड टैलेंट बन के रह जाता है तो ऐसा होना तो आम है। अगर बस इतना ही होता तो भी ठीक था, लेकिन सभी लोगों में से उसके भाई ने ही उसकी जगह छीन ली। अब सारी अटेंशन उसके छोटे भाई को मिलेगी। पूरे क्लास में सभी लोग एकेडमी एल्डर की बात पे पूरा ध्यान दे रहे थे। वहीं फेंग वन बस सोते रहता है, जिससे टीचर को बहुत दुख होता है। उन्होंने फेंग वन को इस बारे में बोला, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने मन की चला रहा है। पूरा एक हफ्ता बीत गया है और ये अभी भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। मुझे ही गलत लगा था। ये आखिर एक जीनियस कैसे हो सकता है? छोड़ो, वैसे भी वो बस एक सी ग्रेड है। अगर वो इस सच को मान नहीं सकता तो उसे इतनी सुविधा देने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। एल्डर पूरी तरह से फेंग वन से निराश थे। फिर एकेडमी एल्डर एक और सवाल का जवाब देते हैं। हमारे क्लैन की हिस्ट्री में बहुत से स्ट्रॉन्ग मास्टर्स आए हैं, जिसमें से 2 रैंक 5 के थे। पहले वो जिन्होंने गू यू गांव बनाया था,
फर्स्ट जनरेशन हेड और दूसरे फोर्थ जनरेशन हेड। उनमें कमाल का टैलेंट था। अगर वो घटिया, बेशरम, शैतान फ्लावर वाइन मॉन्क छुपके वार नहीं करता तो वो रैंक 6 तक भी पहुंच जाते, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने ये कहते हुए एक गहरी सांस ली। जो बच्चे बैठे थे वो भी गुस्से में चिल्लाने लगे। ये सब उस फ्लावर वाइन मॉन्क की वजह से हुआ था। वो बहुत खतरनाक और चालाक था। कितनी बुरी बात है। फोर्थ जनरेशन क्लैन हेड बहुत दयालु और नरम दिल के थे, फिर भी उनकी जवानी में मौत हो गई। अगर मैं कुछ 100 साल पहले पैदा होता और उस डीमन से मिलता तो उसका चेहरा नोच के रख देता। फोर्थ क्लैन हेड और फ्लावर वाइन मॉन्क की कहानी पूरे गुयू गांव को पता है। एक बार इस स्टोरी को दोबारा अच्छे से जान लेते हैं। फ्लावर वाइन मॉन्क एक रैंक 5 गू मास्टर था। वो उस वक्त बिग फ्लावर थीफ यानी बहुत बड़े फूल चोर के नाम से डीमन फैक्शन में मशहूर था। वो कुछ 100 साल पहले आया था। वो गुयू गांव में आके तबाही मचाने लगा था। उस समय उसका सामना फोर्थ जनरेशन क्लैन हेड से हुआ। एक बहुत खतरनाक लड़ाई के बाद वो हार के जमीन में गिर के क्लैन हेड से माफ़ी मांगने लगा। फोर्थ जनरेशन क्लैन हेड के दयालु नेचर की वजह से उन्होंने उसको छोड़ देने का सोचा, लेकिन यहीं पे फ्लावर वाइन मॉन्क ने फोर्थ जनरेशन क्लैन हेड के ऊपर पीछे से हमला कर दिया, जिससे वो बहुत घायल हो गए। इस हमले से क्लैन हेड पूरे गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे तुरंत ही मार दिया। लेकिन फ्लावर वाइन मॉन्क के हमले की वजह से वो भी नहीं बचे और वो जवानी में ही मर गए। लेकिन वो गुयू गांव के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। अब वापस क्लास में आते हैं। फैंग वान बच्चों के शोर मचाने से उठ जाता है। वो अपने शरीर को स्ट्रेच करता है और सोचता है आखिर ये फ्लावर वाइन मॉन्क कहाँ मर गया। इतना खोजने के बाद भी मुझे उसका कुछ निशान नहीं मिला। अब एक सवाल आता है कि फैंग वान रात को फ्लावर वाइन मॉन्क के मरे हुए शरीर को कैसे ढूंढ रहा है, और सबसे ज़रूरी क्यों ढूंढ रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मेमोरीज में एक गू मास्टर जिसका अभी से 2 महीने बाद दिल टूटेगा और वो गांव के बाहर पी के घूमेगा। उसकी शराब की सुगंध से लिक्योर वॉर्म अट्रैक्ट हो गया। गू मास्टर खुश होकर उसका पीछा करने लगा। उसने उसके निशानों का पीछा करके ज़मीन के नीचे जाती हुई होल में गया। वो गू मास्टर जो नशे में था, उसने रिस्क लेके उस होल में जाने का डिसाइड किया। ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्योर वॉर्म काफ़ी एक्सपेंसिव गू है। वो अपने आप को एक दूसरे केव में पाता है जहाँ उसे फ्लावर वाइन मॉन्क की हड्डियाँ और चीज़ें मिलती हैं। फिर वो गांव वापस आके ये सबको बताता है। तुरंत ही पूरे क्लैन में हलचल मच गई। इससे उस गू मास्टर को बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। उसका कल्टीवेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया और उसकी लवर भी उसके पास वापस आ गई। उसकी चर्चा कुछ समय तक गांव में होती रही। इस इंसिडेंट का फैंग वान फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाए। अगर उसे लिक्योर वॉर्म मिल गया तो उसके मज़े हैं। दिक्कत यह है कि उसने इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इस पे परेशान होके वो कहता है अगर मुझे पता होता कि मैं रिबॉर्न होऊंगा तो फ्लावर वाइन मॉन्क के मरने की जगह के बारे में और पता करता। आखिर ये फ्लावर वाइन मॉन्क कहाँ मरा था। फैंग वान के इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी उसे लिक्योर वॉर्म एक भी बार नहीं दिखा। वो निराश होकर कहता है अगर मैं लिक्योर वॉर्म को ढूंढ के मेरा वाइटल गू बना लूँ तो वो इन क्लैन वालों के मूनलाइट गू से तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अप्रैल आ चुका है, जल्दी करना होगा। फैंग वान खिड़की के बाहर देखते हुए आ भरता है। क्लास से ख़त्म होने पर एकेडमी एल्डर बताते हैं इस हफ्ते मैंने आप सभी को अपने प्राइमेवल सी का अपर्चर चेक करना बताया है और कैसे मेडिटेट करें गू को रिफ़ाइन करने के लिए। अब आप सबकी बारी है अपने वाइटल गू को रिफ़ाइन करने की। क्लास ख़त्म होने के बाद आप सब एकेडमी गू रूम में जाके अपना गू वॉर्म ले लें और घर जाके गू को रिफ़ाइन करने में ध्यान लगाएं। अपने गू को रिफ़ाइन करने के बाद क्लासेस अटेंड करें। यह आपका पहला असेसमेंट है, तो जो भी इसे पहले ख़त्म करेगा उसे 20 प्राइमेबल स्टोन्स एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे।